नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण एक बार फिर से पहुंच गया है UKSSC। अभी हम सचिव साहब हैं यहाँ पर, बडोनी जी उनके साथ बैठे हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका लोकार्पण। आपका बहुत धन्यवाद। सर बात करें युवाओं की, सर युवा बड़ा आज परेशान है, लेकिन एक संगठन, एक आयोग बनाया गया था UKSSC, कांग्रेस की सरकार जब आई थी तब, कि युवाओं को पारदर्शिता से उनको नौकरियां भी मिले और अंदर जाने का, यानी कि विभागों में, अंदर अलग अलग विभागों में काम करने का। कितना सेटिस्फाइड आपको लग रहा है कि आयोग काम कर रहा है आज? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। अगर आप देखेंगे तो मुझे 5 साल यहाँ पर पूरा हो गया है और हमने अब तक 46 एग्ज़ाम करा दिए हैं। केवल एक एग्ज़ाम है जिसका रिजल्ट आना बाकी है, 86 में, सॉरी 46 नहीं 86, 86। तो 86 में केवल एक, और 5 साल में आप एवरेज लगा सकते हैं कि हम 20 से ऊपर हैं एवरेज, 20 के करीब हम एवरेज, अगर टाइप टेस्ट और फिजिकल और दूसरे टेस्ट भी आप मिला लेंगे तो 20 से ऊपर जाता है हमारा एवरेज एग्ज़ाम कराने का। तो जो एक अच्छा प्रोग्रेस है, साल भर में 20 एग्ज़ाम कराना, वो एक अचीवमेंट होता है। दूसरी बात यह है कि हमारा छोटा स्टेट है, लोग विभागों की डिमांड भी छोटी होती है, तो वो 86 एग्ज़ाम में भले ही डेटा बहुत ना हो, लेकिन और स्टेट के मुकाबले आप देखेंगे तो हमारी भर्ती बहुत अच्छी हुई है। इन 5 सालों में हमने लगभग 8000 सिलेक्शन पूरा करके दे दिया है और नेक्स्ट 4000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगा हुआ है, तो लगभग 12000 का सिलेक्शन इस दौरान पूरा हुआ है। तो ये एक काफ़ी अचीवमेंट है। अगर यूपी में दूसरी जगह देखेंगे तो इस पॉपुलेशन के हिसाब से 33 करोड़ यहाँ 1 करोड़, तो ये सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, और कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ को मानती भी और समझती भी है। लेकिन कहीं पर जैसे एक दो एग्ज़ाम की हम बात करें, पीछे 2016 में एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसके मुख्य कारण क्या रहे सर? उसका मुख्य कारण ये था कि कुछ बच्चों ने कोर्ट में अपने पिटिशन में ये कहा कि एक कोचिंग है रुड़की में जिससे 66 बच्चे निकल गए एक ही कोचिंग से। तो फिर आयोग ने ये सोचा कि ये थोड़ा वैसा डाटा है, सेंसेशनल सा डाटा है, और इसको जिलाधिकारी से जांच करानी चाहिए। और जिलाधिकारी से जब हमने अनुरोध किया तो वो कोचिंग का उन्होंने भ्रमण किया और उन्होंने मीडिया में कहा कि साहब ये कोचिंग तो एकदम डब्बा ही है, जैसा बिल्कुल इसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई यहाँ टीचर नहीं है। तो फिर ये निकल जाना एक बड़ा वो है। मैंने जिला अधिकारी की एक प्राइमरी प्रिलिमिनरी जो जांच हुई, उसके बाद ये आदेश निकाला गया। उसके बाद उनकी डिटेल जांच रिपोर्ट आई। तो उसमें उनका ये कहना था कि हो सकता है इस मामले में जो पेपर था उसकी सूचिता नहीं बनी रह सकी, और जब पेपर की सूचिता का मामला आया तो हमने उसे कैंसिल कर दिया। अगर संभावना भी थी, ये संभावना ही थी, वैसे इसमें डेफिनेट नहीं था, लेकिन पेपर, चूंकि अगर पेपर लीक कुछ होता है तो उसको कितने लोगों ने यूज़ किया है, आप उसका परिमाण एक तरह से नहीं पता कर सकते। तो इस कारण से वो एग्ज़ाम कैंसिल किया था। सर इसी तरह से अब जो VPDO या BDO का जो पेपर हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं अनियमितताएं जो छात्रों को लग रही हैं अभी वो आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई तथ्य ऐसे भी हैं जिन पर S राजू जी ने भी बोला है कि हाँ 3-4 लोग कुछ इस तरह से। क्या इस पर CBI इन्वेस्टिगेशन या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन आप प्लान कर रहे हैं? ये बहुत दिन से आपने भी अभी इंटरव्यू किया था हमारे साथ भी, तो हमने सब बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है अनर्गल बात करने के बजाय एक जिम्मेदारी से तथ्यपूर्ण कोई शिकायत दो जिसकी हम जांच कर सकें। वो आज 25 तारीख हो गई, आज तक भी कोई ऐसा तथ्यपूर्ण जांच नहीं है। चेयरमैन साहब ने हमको एक इंटरनल असेसमेंट करने के लिए दिया है, तो वो हम कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ निकलता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम को आप फ्रिवुलस आधार पर, मैंने जो काल्पनिक आधार पर निरस्त नहीं कर सकते। कुछ सर कई बच्चे हैं ऐसे, और डिसीजन भी नहीं ले सकते। निरस्त करना तो एक ही बड़ी बात है, पर कोई और डिसीजन जैसे रोकना, वो उन बच्चों के लिए घातक होगा जो इंतजार कर रहे हैं नौकरी पाने का। तो इसमें 2 पक्ष होते हैं, इसलिए तो ये संवेदनशील मामला है। पर अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिससे एग्जाम के बारे में कोई प्रभाव हो। अच्छा बडोनी जी, मैं एक चीज़ आपको इसमें थोड़ा दर्शाना चाहता हूँ और जितने लोग देख भी रहे होंगे। सर एक चीज़ इसमें ज़रूर हुई है, आप देखिएगा कई सेंटर्स ऐसे हैं या कई जगह, चाहे हम बात करें अल्मोड़ा की, मोरी ब्लॉक की, या फिर हम बात करें जसपुर की, या फिर पिथौरागढ़, धारचूला तक, मेरे पास खुद भी काफ़ी लिंक्स आए हैं, पर हम उन पे काम तब तक नहीं कर पा रहे जब तक कि लीड्स, क्योंकि हम भी नहीं चाहते पेपर कभी भी किसी भी दशा में पेपर वापस से री एग्ज़ाम हो, वो आप भी नहीं चाहते। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं सर जो उसकी वजह से अपने आप को पीछे महसूस कर रहे हैं और उनको बुरा लग रहा है कि 200-300 वो काली भेड़ें कहीं बीच में घुसी हुई हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। मुझे नहीं लगता 200-300 तो बहुत ही बड़ा आपने रिजल्ट, अगर 200-300 मामलों ने किसी भी कारण से गड़बड़ी की होती तो आजकल जो बच्चे हमारे एक्टिव हैं, जो अगल बगल अपना रोज़ देख रहे हैं, उनको तुरंत पता लग जाता। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ था उस दिन मुझे कम से कम 100 संदेश आए थे उसके 2-3 दिन बाद कि ये एग्ज़ाम सबसे अच्छा एग्ज़ाम हुआ है बच्चों से, जो आंदोलन कर रहे हैं कुछ उनमें से वो भी थे।
जो अभी आंदोलन कर रहे थे उनमें से कुछ वो भी थे संदेश। आंदोलन करने वाले बच्चों के लिए तो एक मैसेज मैंने भी खुद बनाया था सर। मेरा कहना ये है कि बच्चों को ये बात एग्जाम के दिन तक पता लग जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा मामला नहीं था कि जो आप आज बता रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ नहीं है। हाँ, आप जानते हैं कि 4-5 बार हम ही खुद FIR कर चुके हैं अलग अलग मामलों में, तो माफिया इसमें है। ये तो कोई मना, हम भी मना नहीं करते हैं कि माफिया इसमें काम नहीं कर रहा है। माफिया एग्जाम में काम कर रहा है, पैन इंडिया काम कर रहा है, और बल्कि अब तो और ऑर्गेनाइज होकर काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ है और उसका कोई टेंजिबल हमको मिलता है उसके बारे में, तो उसको जरूर हम कार्रवाई। सर आप क्या चाहते हैं सर, टेंजिबल किस तरह से डेटा हो सकता है? शायद लोकार्पण आपको साक्ष्य प्रदान करने में मदद करे। किस तरीके के डेटा हो अगर आपके पास, आप उस पर जांच के लिए आदेश करें? पहली बात कि जो बच्चे जिनको वो मान रहे हैं कि ये गड़बड़ बच्चे हो सकते हैं, तो उनका क्या पिछले एग्जाम में वो रहा है, रिकॉर्ड रहा है, इस तरह की कोई बात हो, या कोई ट्रांजैक्शन की बात हुई हो कि भाई किसी न किसी के बीच ट्रांजैक्शन हुई है, या किसी न किसी के बीच बातचीत हुई है, किसी न किसी को कहीं ना कहीं कुछ बताया गया है। अगर ये सब बातें आती हैं तो उसकी जरूर जांच हो सकती है। फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं उसमें? फ़ोन कॉल रिकॉर्ड अगर है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसको भी एक जांच का बात होती है। क्योंकि इन मामलों में अधिकतर ये होता है कि जांच फिर होती नहीं। 5 मुकदमे हम दर्ज करवा चुके हैं, तो वो खाली अभी तक रुके हुए हैं, सिलेक्शन रुके हुए हैं उस वजह से बहुत सारे बच्चों के। तो वो उस तरह की बात हर एग्जाम में ना हो, हम भी यही चाहते हैं, हमारा अनुभव यही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। जो दरअसल जो दर्द हम समझ पाए हैं, महसूस कर पा रहे हैं, आप देखिएगा दिल के कहीं ना कोने में ये है कि कई बच्चे सर उसमें इतने गरीब हैं और लेकिन बहुत मेहनत करके आज वो पास हुए हैं, लेकिन अगर वो पेपर कैंसिल हो जाए तो उनके लिए भी बुरा है। अधिकांश गरीब है, अधिकांश। अब मैं मानता हूँ कि जो मैक्सिमम बच्चे होंगे, 2-4 को अगर छोड़ दें तो मैक्सिमम बच्चे जो होंगे अपनी मेहनत वाले होंगे। चलिए सर, कहीं ना बीपीडीओ पे हम बात करेंगे और उसके लिए हम चर्चा भी करेंगे। कुछ बच्चों के प्रश्न भी थे जो मैं चाहूँगा कि अब इसमें कह रही है, अभी तक बच्चे शिफ्ट की ही बात कर रहे हैं कि शिफ्ट में, 3rd शिफ्ट में, 2nd शिफ्ट में कितने बच्चों का चयन हुआ है, उसके बारे में तो देखिए वही मेरा कहना है कि बच्चे 2 तरह की बात कह रहे हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में, एक क्वेश्चन डिलीट करने के बारे में। तो वो दोनों तो स्थापित प्रक्रिया हैं जो 86 एग्ज़ाम में एक जैसी हुई हैं। उनके लिए, उनको आप किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं बदल पाएंगे। वो नियम है, वो व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था से हुआ है। और उसका फॉर्मूला भी एक ही है। 8 एग्ज़ाम नॉर्मलाइज कर चुके हैं हम, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड हमने किया था, ऑफलाइन किया था, और उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो जहाँ भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसी फॉर्मूले से हो रहा है। तो उसमें अगर मैं बच्चों को यही कह रहा हूँ कि इसमें आप ये ना बताएं कि ये गड़बड़। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा बच्चे तो रेलवे का भी दे रहे हैं, वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, दूसरी जगह दे रहे हैं वहाँ नॉर्मलाइजेशन। तो अगर हमारी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में और वहाँ की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कुछ अंतर पाते हैं, हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो वो जरूर हमें बताएं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करने के लिए तैयार हैं बडोनी जी अगर कोई इम्प्रूवमेंट उसमें करनी है। पर सर नॉर्मलाइजेशन का जहाँ तक मैं बच्चों को बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन में मुझे भी बहुत इश्यू नहीं लगता सर। नॉर्मलाइजेशन इसी तरीके से होता है, क्योंकि इस दौरान मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, किस तरह होता है। लेकिन कई बच्चों का आरोप यह है सर कि प्रश्न जो गलत हो रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ, अब जैसे अभी एक पेपर था उसमें 100 में से 75 क्वेश्चन सही हैं, 100 में से 25 क्वेश्चन गलत होना सर? नहीं, ये जो 100 में से 25 बोल रहे हैं, 25%, वो इसी फॉरेस्टर के लिए कह रहे हैं। वो बेसिकली प्रश्न गलत नहीं थे, क्वालिटी क्वेश्चन थे, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। आउट ऑफ सिलेबस मैंने, हमने 9वीं 10वीं का सिलेबस प्रेस्क्राइब किया था, वो इंटरमीडिएट के एनसीईआरटी से पूछ लिए गए थे। उसमें इशू नॉर्मली उनको भी नहीं निकालना चाहिए कि इंटर और हाई स्कूल में क्या फ़र्क है, लेकिन उस एग्ज़ाम में मैथ्स वाला भी एग्ज़ाम दे रहा था, कंप्यूटर साइंस वाला भी दे रहा था, फिजिक्स वाला भी दे रहा था, बायो वाला भी दे रहा था, एग्रीकल्चर वाला भी दे रहा था। ऐसे में अगर आप उस बच्चे से इंटर एग्रीकल्चर का पूछते हैं और अधिकतर फिजिक्स मैथ्स वाले बैठे हैं, तो उनके लिए हार्डशिप होती है। उस कारण से वो डिसीजन हुआ था कि आउट ऑफ सिलेबस को बाहर कर दो। ये आपको समझना होगा कहीं ना कहीं। और एक और प्रश्न भी इसके मामले में मैं पूछना चाहता हूं सर, जैसे ये नॉर्मलाइजेशन और आपने क्वेश्चन, बाई चांस अगर क्वेश्चन डिलीशन के कुछ अच्छे प्रमाण मिलते हैं, क्या उन क्वेश्चंस को वापस रख सकता है आयोग? ये अभी तक जो है चैलेंज देना, हर बच्चे को चैलेंज का मौका मिलता है एग्ज़ाम के बाद। बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो उत्तराखंड इतिहास इस तरह के मामलों में आ रही है, जहाँ पर एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन नहीं है, और जो राइटर्स हैं उनके व्यूज़ बहुत अलग हैं। आप डबराल जी का इतिहास अलग होगा, रतूड़ी साहब का अलग होगा, उधर बीडी पांडे साहब की बुक में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो ये बुक्स में ज्ञान अलग है। तो इसीलिए ये व्यवस्था है कि जो भी बात बुक्स में गड़बड़ लिखी है या
कुछ उसमें अंतर आ गया है। ऑब्जेक्शन भी इसी से आता है। वो मैंने तो मैं बोलता है मैंने तो ये किताब पढ़ी है, मैंने ये बाजार की किताब पढ़ी है, मैंने उसमें तो यहाँ पर ये लिखा है, वो एक ऑब्जेक्शन डाल देता है। तो उसी के लिए तो 3 एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की व्यवस्था है कि उनका 5 साल का कम से कम पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो हम भी उनको विश्वास करते हैं और बच्चों को भी उन पर विश्वास करना चाहिए कि वो जो भी इम्प्रूवमेंट कर दें उसमें वो अंतिम माना जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई एक बार एक्सपर्ट के पैनल ने उसे देख लिया ऑब्जेक्शन को तो उसे अंतिम माना जाए। अब सर एक प्रश्न है सर, अक्षांश वाला 7वीं 8वीं में हम भी पढ़ते थे, अक्षांशों के बीच की दूरी, वो तो एक्सपर्ट्स उसको गलत तो नहीं बोल सकते थे? नहीं, आप कह दें कि अगर एक्सपर्ट कुछ नहीं कह रहे हैं और हम बदल रहे हैं तो ऐसा नहीं है। जो भी एक्सपर्ट कहते हैं ये तो प्रश्न एक बहुत नॉर्मल सा है ना, अक्षांश वाला तो नहीं। तो उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक वो मटेरियल नहीं देखेंगे जिसके आधार पर एक्सपर्ट्स ने कहा है, अपनी राय दी, वो लिखित राय देते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो मौखिक राय दें, मौखिक राय नहीं देते, वो लिखित राय देते हैं, तीनों उसमें हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद वो उसका जवाब चेंज होता है। जी चलिए ठीक है, ये तो वीडियो वाली बात थी सर। एक अभी जो परसों आपने वेटिंग लिस्ट एक निकाली, उसमें भी बच्चे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं 25 सीटों पर अभी तक कुछ अनुमान नहीं निकला है। देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये कह दूं कि ये बनारसी माने फॉरेस्ट गार्ड वाला मामला है जो आप उठा रहे, जो बच्चे उठा रहे हैं, तो उसमें अभी तक हमने 1218 भी सिलेक्शन पूरा नहीं किया है, पहली बात। तो वेटिंग का बात तो उसके बाद आएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 1218 का हमने विज्ञापन नेट पर है, कितना रिजर्वेशन है वो उसमें उपलब्ध है। और जो 35-45 तक नंबर लाए हैं जो भी बच्चे, ये तो अभी 70 वाले हैं, जो 70-72 जो मेरिट में आए हैं, उनको भी हमने पब्लिश किया है। तो इसमें अगर कोई घपला बच्चे कह रहे हैं कि घपला हो सकता है तो उसकी संभावना तो 0 है, क्योंकि सब कुछ तो नेट पर है। दूसरी बात कि जो बच्चे सिलेक्शन के बाद छोड़ते हैं उसमें कैटेगरी होती है। किसी लिस्ट में आपको लग सकता है ओबीसी वाला ही जा रहा है वेटिंग में, क्योंकि ओबीसी वाले नहीं छोड़ा है पीछे, तो जब वो छोड़ेगा ओबीसी वाला तो ओबीसी वाला ही जाएगा, तो इसलिए उसको ना सोचे। दूसरी बात, एक और बात ये कह सकते हैं कि साहब होने तो 100 चाहिए थे लेकिन अभी 86 हुए हैं, वो भी एक बात हो सकती है, क्योंकि वो जब तक विभाग हमें सूचित नहीं करेगा कितनों ने छोड़ा है, क्या किया है, या हमारे यहाँ जब तक उनका रिजेक्शन का प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, वो भी एक विधिक प्रक्रिया है, उसको मौका देना पड़ता है छोड़ने के लिए भी, तो वो रिजेक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक वो नंबर पूरा नहीं होगा। और अगर ऐसा है जो छोड़ेंगे तो वो एक नेक्स्ट लिस्ट आएगी, बल्कि उसके बाद भी मुझे उम्मीद आएगी, तो जल्दी ही इन बच्चों का भी उसमें नाम होगा, उसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा तो और एसआई एग्जाम के लिए भी कुछ अपडेट है? अभी तो उसका फिजिकल होना है, और हम पिछले 20-25 दिन वही वाली बात है, तब भी होने वाला था। कांस्टेबल की बात आप कह रहे हैं, लेकिन जानकारी में ये आया है अनौपचारिक कि उसका कुछ एज बढ़ाई जा रही है। अच्छा। उस पर विचार चल रहा है, तो उसके बाद ही इसमें निर्णय होगा। तो मतलब ये एक अच्छी खबर हो सकती है युवाओं के लिए जो बोल रहे थे कि भाई एज बढ़ानी चाहिए। इसकी कोई निश्चित जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से पता लगा है। इतनी टेंशनों के बीच में एक खुशखबरी आपने हल्के मुंह मुस्कुराहट तो दी। जी। एक बड़ा प्रश्न है सर बच्चों का ना, देखिए ये बच्चों का प्रश्न है बिल्कुल, इसको कि लोग कहते हैं कि भाई आयोग हमारे साथ नहीं हो रहा है, कि आयोग अपने लिए काम कर रहा है कि सरकार के लिए काम कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। आयोग न सरकार के लिए काम करता है ना अपने लिए काम करता है। अपने लिए तो सवाल ही नहीं है, इस कष्ट में कौन रहना चाहेगा। मैं 5 साल से हूँ, मुझे पता है कि यहाँ का क्या चैलेंज है, तो अपने लिए तो सवाल ही नहीं है। और जिस दिन हम अपने लिए करेंगे तो हम खुद जेल जाएंगे, वो उसमें कोई शक सुबह हमें है ही नहीं। तो अपने लिए सवाल नहीं है। न राज्य सरकार, आयोग तो बहुत, राज्य सरकार तो तमाम हमको केवल सहयोग करती है। राज्य सरकार का हमारे पास न कोई दबाव है, न हम दबाव लेते हैं। यहाँ पर हम निष्पक्ष होकर काम करते हैं। और तीसरा बात यह है कि हम तो हर रोज़ जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं, हर रोज़, और मैं 5 बार कोर्ट में खड़ा हो चुका हूँ पर्सनल अपीयरेंस में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिपेंडेंट और ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो तानाशाही भरा हो या वो हो। कौन ले रहा है डिसीजन? मिलके ले रहे हैं सब लोग, आयोग डिसीजन लेता है। और बात ये नहीं है, बात ये है कि एक प्रक्रिया बनानी पड़ती है। जब इतना पक्ष विपक्ष हो, इतने सारे 1.5-2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हों, इतने सारे मंतव्य हों, इतने सारे दिमाग हों, तो एक आपको बीच में एक न एक व्यवस्था देना पड़ेगा, और उस व्यवस्था से ही काम चलेगी, अदरवाइज ऐसे चल नहीं पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप बडोनी साहब का। पर एक चीज़ आपने बहुत स्पष्ट किया आज, अगर कोई साक्ष्य लोकार्पण भी आप तक लाता है तो उस पर जरूर हम काम करेंगे। पर हमारी कोशिश फिर भी वही रहेगी सर कि हम पेपर ना कैंसिल होने दें, हम थोड़ा उन शीप्स पे, ब्लैक शीप्स पे काम करें सर। जरूर, हम भी वही कर रहे हैं, हम भी उसी, और हमने ओपन आपसे भी कहा, अपने संवाद में भी कहा कि आप तथ्यात्मक बात कुछ रखो, ऐसे फ्रिवलस या हल्के बातों पर एग्जाम को फंसाना उचित नहीं है। कल के दिन सभी इसका फायदा लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।